तो अपवर्क पे प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आप upwork.com पे जाएंगे। वहाँ पे आप फ्रीलांसर का बटन होगा, साइन अप का बटन होगा, साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे फिर मींस अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वही स्टेटिस्टिक्स हैं फिर अपवर्क के बारे में कि अपवर्क को हम क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि अपवर्क पे आपको रेट ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे आवरली रेट जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो जॉब्स हैं उसका जो रेट है वो आपको ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा इस पे जॉब्स होती हैं एज कम्पेयर टू अदर साइट्स। ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म जो क्लाइंट हैं वो यहाँ से मिल सकते हैं, लॉन्ग टर्म आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप अपने बिजनेस को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज से लोग जो हैं इस पे जॉब पोस्ट करते हैं और फिर आप उस पर अप्लाई करके उनके साथ अपना रिलेशन और वर्किंग रिलेशन जो है वो बना सकते हैं। और जो फ्रीलांसिंग की साइट्स हैं सबसे जो टॉप पर है वो अपवर्क ही है फेमस सब में, और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे पोस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इस पे होती हैं, सबसे ज़्यादा जो फ्रीलांसर्स हैं, फ्रीलांसर्स के अकाउंट है जो अपवर्क क्लेम करता है वो भी इस पे हैं, और हाईली पेड जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी आपको अपवर्क पे मिलते हैं। तो उस पर भी आप अकाउंट बनाने के लिए साइन अप का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह आप इंसर्ट करेंगे, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो कि आपकी कंट्री की लोकेशन है। वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन वही डालनी है जहाँ से आप अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि बाद में जाके आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन होगी, आपकी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन होगी, आपसे ये गवर्नमेंट के जो आईडी है उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे मांगेंगे, आपसे आपका जो CNIC है या पासपोर्ट है वो चीज़ें आपसे मांगेंगे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। तो वो आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने अकाउंट के बारे में वो आप बिल्कुल सही से एक्यूरेट दीजिएगा। तो उस पे दो तरह के अकाउंट बनते हैं कि आप किस किस तरह का अकाउंट बना रहे हैं, एज फ्रीलांसर्स का बना रहे हैं, मीन्स आप प्रोजेक्ट के लिए बिड करेंगे, या आप किसी को हायर करना चाह रहे हैं। तो हम क्योंकि फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं तो आप एज ए फ्रीलांसर्स का अकाउंट चूज करेंगे, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग का अकाउंट बनाएंगे, आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे एज अ फ्रीलांसर, आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी अपनी ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। उसको आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करेंगे, उसको ओपन करके उसके अंदर वेरिफिकेशन का एक लिंक होगा जिस पे आप क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल का एक कोड होता है जिसके थ्रू आपका अकाउंट ईमेल एड्रेस जो है वो आपके अकाउंट के साथ वेरीफाइड हो जाएगा। फिर वेरीफाई हो जाने के बाद सेम जैसे हमने कल देखा था उसी तरह फिर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी कि कौन सी कैटेगरी में आप अपने आप को रख रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में आप बिड करेंगे, या कौन सी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स या जॉब्स आपको नजर आने चाहिए। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चूज करेंगे, जैसे हम वेब डेवलपमेंट का टेक्निकल का सीख रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको वेब डेवलपमेंट, वेब एंड मोबाइल डिजाइन इस तरह की, या इसके अलावा कोई भी और स्किल अगर आपको आता है तो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप 4 टाइप की सब कैटेगरीज जो है वो चूज कर सकते हैं। फिर डिफरेंट स्किल भी आप अगर इसमें लिस्ट में आपको नज़र नहीं आ रहे तो आप अपने हिसाब से भी आप जो स्किल हैं वो यहाँ पे लिख के ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्योंकि क्लाइंट जो जब आपको सर्च करेंगे तो इस कीवर्ड्स के हिसाब से, इन स्किल के हिसाब से आपका प्रोफाइल उनको व्यू होगा। और फिर आप अपनी एक्सपीरियंस की लेवल की यहाँ पे आपके पास 3 कैटेगरीज दी हुई होती हैं, आप अपनी एक्सपीरियंस की लेवल भी आप यहाँ से बता सकते हैं कि आप की जो लेवल है, जो आपका एक्सपीरियंस लेवल है वो कौन सा है, आप एंट्री लेवल पे हैं, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं। तो ये आप तीनों में से जो अपने स्किल के हिसाब से जिसको आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो शुरू में जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो हम जाहिर है इसको एंट्री लेवल पे रखते हैं। अगर आप पहले से एक्सपर्ट हैं और आप पहले से सब कुछ जानते हैं और अपवर्क पे अब आ रहे हैं, पहले आप दूसरी वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं या आप फुल टाइम जॉब कर रहे थे कहीं पे, फ्रीलांसिंग अब भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं पहले से PHP और इन चीज़ों के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं, आप मीन्स आपने बहुत काम किया हुआ है तो आप उसको एक्सपर्ट लेवल पे भी चूज कर सकते हैं। मीन्स ये आपकी एक्सपीरियंस की लेवल है, आपकी जो स्किल सेट के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से वो लेवल जो है वो आप चूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी ये फिल्ट्रेशन मीन्स आपका एक जो आपकी प्रोफाइल के बारे में भी आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर जब आप क्लाइंट जब आपको सर्च करते हैं तो वहाँ पे वो चूज करते हैं, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट वो पोस्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट पोस्ट करते वक्त वो वहाँ पे ये लेवल जो है ना वो एक्सपीरियंस लेवल क्लाइंट जो है वो सेट करता है कि मेरे प्रोजेक्ट पे कौन कौन बिड कर सकता है। एक्सपर्ट बिड कर सकता है, या जो इंटरमीडिएट अकाउंट है वो भी बिड कर सकता है, या सिर्फ एंट्री लेवल वाले ही बिड कर सकते हैं। तो ये क्लाइंट जो है जब प्रोजेक्ट पोस्ट करता है upwork.com पे तो वहाँ पे वो पहले ये सिलेक्ट करता है कि कौन सी लेवल के जो फ्रीलांसर्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो भी आपने अपनी लेवल चूज की होगी फिर उसके हिसाब से आपके पास प्रोजेक्ट नजर आएंगे और उसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप अपने स्किल के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से अपनी लेवल आप चूज करेंगे और उसको फिर आप कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी होगी। ये भी मैंने आपको कल भी बताया था कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तकरीबन हर वेबसाइट पे ऐसे होता है कि आपको जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अच्छी पिक्चर मीन्स होनी चाहिए, आपका चेहरा उसमें क्लियरली नजर आना चाहिए। आपको अपनी पिक्चर उस पर लगानी है जिसमें आपको क्लियरली आपका जो फेस है वो नजर आना चाहिए। और उसके बाद अपना अपने प्रोफाइल का या अपना आपको टाइटल, आपका जो जॉब टाइटल है, जो फ्रीलांसिंग का टाइटल है वो आप सेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप पीएचपी एक्सपर्ट हैं या एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या वेब डेवलपर हैं, इस तरह का जो आपके करियर को, जो आपके मीन्स एक्सपीरियंस को जो सही से चूज करे जो कीवर्ड, वही आप सेट करेंगे। और उसके बाद फिर आप अपने बारे में आप कुछ लाइंस में आपको लिखना होगा कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या काम किया है, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो थोड़ी बहुत अपने बारे में आप डिटेल लिखेंगे जो कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके क्लाइंट्स को ये डिटेल्स जो है वो नजर आएंगी, जहाँ से उसको देख के पता चले। मीन्स जो जो चीज़ें आप क्लाइंट को बताना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे ताकि आप वो डिस्टिंग्विश कर सके दूसरे, एज कम्पेयर टू दूसरे फ्रीलांसर से, कि जो डिटेल आप क्लाइंट को देना चाहें अपने काम के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। और फिर आप अपनी एजुकेशन और अपने जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। और अपने सोशल मीडिया के जो दूसरे डिफरेंट अकाउंट्स हैं वो भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको, क्योंकि अपवर्क जो है वो इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग भी आते हैं लेकिन मोस्टली हमें इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो आपको पहले अपनी इंग्लिश की प्रोफेशंसी जो है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आपकी इंग्लिश की मीन्स कम्युनिकेशन की लेवल कौन सी है, आप फ्लुएंट हैं या बिगनर हैं या इंटरमीडिएट हैं, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रोफाइल बिल्डिंग में अपवर्क के पास एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप डिफरेंट टेस्ट दे सकते हैं स्किल्स के। अपने जो आपके टेक्निकल स्किल्स हैं उसके भी आप टेस्ट दे सकते हैं। अपवर्क से ऑनलाइन टेस्ट देता है और इंग्लिश का भी आपसे टेस्ट अपवर्क लेता है। वो टेस्ट देने के बाद अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर देते हैं तो आपके प्रोफाइल पे एक वेरीफाइड का एक लिंक आ जाता है, एक मार्क आ जाता है कि आपने इंग्लिश का टेस्ट दिया हुआ है और आपने कितने परसेंट से पास किया हुआ है। इसी तरह जब आप स्किल्स के जो टेक्निकल स्किल्स के जो है वो टेस्ट देते हैं तो वो भी जब आप पास करते हैं तो वो भी आपके प्रोफाइल पे एक मार्क आ जाता है कि आपने स्किल्स के भी टेस्ट दिए हुए हैं और आप कितने परसेंट से आपने पास किए हुए हैं। तो फिर आप अपना हावर्ली रेट सेट करते हैं कि आप हावर्ली रेट मीन्स अपना क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि मिनिमम आप $3 रख सकते हैं और मैक्सिमम 300 या उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी 20% अपर की फीस होगी वो कैलकुलेट होके फिर आपको जितना मिलेगा वो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर मीन्स कैलकुलेशन आपको दिखा रहा है कि आप जो भी आप आवरली रेट रखेंगे उसमें से 20% अपवर्क फीस डिडक्ट करेगा, बाकी उसमें से जो बचता है वो आपको पर आवर पे होगा जब आप आवरली कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको कोई मिलता है तो। ये सिर्फ आवरली रेट जो आप सेट करें ये सिर्फ आवरली टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसी पे ही अप्लाई होगा। अगर आप फिक्स प्राइस कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, फिक्स प्राइस इस कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उस पर ये डिपेंड नहीं करता कि आपका आवरली रेट क्या है या कितना आपने रखा हुआ है। तो ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा कि आप जब आपको हावरली कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और दूसरा ये होता है कि ये आवरली रेट आपको, जो आपके क्लाइंट होंगे जब आपको सर्च करेंगे आपके प्रोफाइल को तो उनको ये नजर आ रहा होगा कि आपका कितना आवरली रेट है। लेकिन जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो वहाँ पे भी आप अपने क्लाइंट के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप कितना आवरली रेट रखना चाहते हैं, या वो अगर आपको कहे कि आप ज़्यादा दे रहा है या आपको कम दे रहा है, या मीन्स आप उससे प्राइस जो है वो पहले नेगोशिएट करके उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर यहाँ पे कम रखा है तो आपको बाद में उसी पे ही काम करना होगा। बाद में अगर आपको कोई क्लाइंट ज़्यादा दे रहा है तो आप ज़्यादा पे भी अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा रखा है और कोई आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे हावर्ली रेट कम है तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे भी मीन्स जब आप कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें दोबारा से रिव्यू करके सेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करके। तो ये सिर्फ आपके प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए आप अपना एक नॉर्मली एक डिफॉल्ट जो आवरली रेट है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये कि बाद में चेंज भी हो सकता है और हर कॉन्ट्रैक्ट पे भी चेंज हो सकता है, हर कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट करते वक्त भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपना पोर्टफोलियो ऐड करते हैं, जो भी आपने प्रोजेक्ट पहले किए हुए हैं वो आप यहाँ पे उनके उनके स्क्रीनशॉट्स, अगर यूआरएल अवेलेबल हैं, वो प्रोजेक्ट आपने जो वेबसाइट्स वगैरह कोई बनाई है अगर वो लाइव है
तो उनकी अगर कोई यूआरएल है तो आप वो यूआरएल भी दे सकते हैं, अगर यूआरएल नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट्स उठा के स्क्रीनशॉट वही लगा के और थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि आपने इस पर क्या काम किया था या इसमें क्या काम हो रहा है, कौन कौन से स्किल्स आपने यूज़ किए हैं, कौन कौन सी टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो आपने यूज़ किए हैं। तो वो पोर्टफोलियो में आप 3-4 प्रोजेक्ट शुरू में रख सकते हैं ताकि क्लाइंट को नजर आए कि आपने पहले से काम किया हुआ है। और उसको आप अपडेट करते रहा करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंप्लीट कर दिए हैं कुछ प्रोजेक्ट, आगे चल के ऐसा ना हो कि आपने अकाउंट बनाते वक्त 4-5 पोर्टफोलियो में ऐड किया था और फिर आपका प्रोजेक्ट करते रहे हैं, फिर आप पोर्टफोलियो में उन चीज़ों को ऐड ना करें। तो आप उसको अपडेट रहा मीन्स करते रहा करें। जो जो आप नई चीज़ें करते हैं, नया काम करते हैं, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में, अपने प्रोफाइल पे अपडेट ज़रूर किया करें। उसके बाद आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें सेट करेंगे। फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करता है अपवर्क। वो आपको एक कोड सेंड करते हैं, वो कोड आप ऐड करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर भी ईमेल की तरह वेरीफाइड हो जाएगा। फिर बाद में आपकी आइडेंटिटी और आपकी लोकेशन वो वेरीफाई करेंगे थ्रू एक उनका प्रोसीजर है, उसके थ्रू वो आपको कॉल करके और आपका पासपोर्ट या CNIC वगैरह चेक करते हैं, जिससे फिर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होती है और आपका जो अकाउंट है वो फुली वेरीफाइड हो जाता है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अपवर्क के बारे में या अपवर्क पे किसी और चीज़ के बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये एक मिसाल के तौर पे अगर हमारी जो अकाउंट है वो फर्स्ट टाइम सबमिट नहीं होता, ठीक है। तो आपने वही बात बोली कि जो फिल्ट्रेशन होती है बाज़ औक़ात उस वजह से जो है, अगर उसी जिस अकाउंट हम बना रहे हैं उसके ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं तो फिर वो अप्रूवल कम देते हैं बहुत। फिर हमें अप्रूवल कम करने के लिए थोड़ी डिफरेंट उसमें जो हमारा जो प्रपोजल है वो थोड़ा डिफरेंट करके लिखना पड़ता है। अगर सपोज अगर एक अप्रूवल, मतलब हमें अप्रूवल मिल जाता है जो उस जॉब पे जो हमने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। और बाद में जब हम हमारा अप्रूवल हो जाए उसके बाद अगर हम चेंजिंग करना चाहें हमारी स्किल्स जो हमें आती हैं, वो हो सकता है, मतलब पॉसिबल है ये? जी, अपनी प्रोफाइल को आप एडिट कर सकते हैं, आप अपने स्किल वगैरह बाद में मैनेज कर सकते हैं, सब चेंज चेंज कर सकते हैं, आप कैटेगरी चूज चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं बाद में। ठीक है सर, ठीक जी, है। मीन्स वो उसकी कुछ लिमिटेशन है कि आप 10 स्किल ही रख सकते हैं, या जैसे अभी हम देख रहे थे प्रीवियस स्लाइड में कि आप 4 जो है सब कैटेगरीज ही चूज कर सकते हैं। तो वो एक लिमिटेशन है कि आप इतने स्किल ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन आप इसको चेंज कम ज़्यादा बाद में कर सकते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पहले आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, बाद में आपने मोबाइल डेवलपमेंट भी सीख लिया, आप मोबाइल डेवलपमेंट के स्किल जो है वो भी एड करना चाह रहे हैं, तो वो आप अपने प्रोफाइल को एडिट करके किसी भी टाइम पे वो आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। थैंक यू। सर आप लेक्चर्स क्यों नहीं सर अपलोड कर रहे हैं अपना फेसबुक पेज पे? जी, मैं असल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको कल मैंने अपलोड में लगाया था, वो अपलोड हुआ नहीं है शायद। तो मैं चेक करता हूँ, आज मैं ये दोनों अपलोड कर दूंगा, कल वाला भी और आज वाला भी। जी सर सिर्फ एक ही लेक्चर अपलोडेड है, बाकी कोई भी नहीं है सर। जी जी जी, मैं इसको अपलोड कर दूंगा आज। थैंक यू सर। जी। तो अपवर्क पे जब आप अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे दो तरह के, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक आवरली होता है। तो आवरली के बारे में मैंने आपको बताया कि आवरली में ये होता है कि मीन्स आप वो क्लाइंट जब जॉब पोस्ट करता है, प्रोजेक्ट पोस्ट करता है, तो वो वहाँ पे पहले चूज करता है कि वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाह रहा है, उसको हवाली पे देना चाह रहा है या फिक्स प्राइस पे। तो वो मीन्स वहाँ पे क्रिएट करते वक्त क्लाइंट ही वो चूज करेगा कि वो फिक्स प्राइस उसको रखना चाह रहा है या हवाली रखना चाह रहा है। तो जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमें फिर नजर आ जाता है कि ये फिक्स प्राइस है या आवरली है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो चाह रहा है। तो आप जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते वक्त भी वो आपको नजर आ जाएगा कि ये फिक्स प्राइस है या हावरली है। अगर हावरली है तो आपका रेट कितना है, और आप उस पर बिड करते वक्त भी अपना रेट जो है वो चेंज कर सकते हैं उसको। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका डिफॉल्ट जो रेट है हावरली आपने $10 रखा हुआ है, और अगर आप प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे अगर उसने
आवरली रेट बहुत कम मीन्स क्लाइंट ने रखा हुआ है $3 या $5, तो वहाँ पे भी अप्लाई करते वक्त आप अपना आवरली रेट भी आप चेंज करके और उस न्यू आवरली रेट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में फर्क ये है कि आवरली रेट, आवरली प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया कि आवरली अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसमें सिर्फ आवर की लिमिट होती है कि मीन्स जो क्लाइंट है वो आपको एक लिमिट सेट कर देता है कि आप पर वीक कितने आवर्स इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो उससे जब आप मीन्स उस पर जब आप प्रपोजल भेजते हैं तो आपको उस वो क्लाइंट को बताना पड़ता है कि आप आवरली इसको ले रहे हैं और टोटल कितने आवर्स में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे और पर वीक आप कितने आवर्स इस पे काम कर सकते हैं, मीन्स डेली आप कितने आवर्स इस प्रोजेक्ट पे लगाएंगे। तो वो पहले सारी चीज़ें हमें क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी पड़ती हैं कि आप कितनी लिमिट मीन्स वो आपको दे रहा है और कितना वो कितने आवर्स वो आपको अलो कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप उसने आपको 10 आवर्स पर वीक अगर आपने वो उसने असाइन कर दिया है तो फिर आप 10 आवर्स ही अपने प्रोजेक्ट पे पर वीक जो है वो लॉग कर सकते हैं। फिर वो आपकी मर्जी, आप एक ही दिन में 10 कर दें या रोज 1 आवर करके आप पूरे हफ्ते में मीन्स पूरे वीक में आपके पास 10 आवर्स की लिमिट होगी जितनी आप टाइम जो है वो अपना लॉग कर सकते हैं। तो वो जितनी भी लिमिट आपको क्लाइंट जो है वो असाइन करेगा उसी लिमिट के अंदर ही आप आवरली में काम कर सकते हैं। लेकिन आवरली में ये होता है कि जैसे ही आपने टाइम लॉग करना शुरू कर दिया, एक सॉफ्टवेयर अपवर्क की वेबसाइट पे जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर उनका एक पड़ा होता है जो कि टाइम मैनेजमेंट की एक ऐप है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जो कि आपका टाइम कैलकुलेट करता है। तो वो टाइम जैसे ही आप स्टार्ट मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आपने टाइम लॉग करना शुरू कर दिया तो आपकी पेमेंट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो उस वो जो एक सॉफ्टवेयर जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं वो बेसिकली सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट कर रहा होता है। वो आपका टाइम भी कैलकुलेट कर रहा होता है, आपकी वो रैंडमली आपके कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट्स भी कैप्चर करके वो भी अपलोड कर रहा होता है। आपके क्लाइंट को मीन्स पता चल रहा होता है कि आप वाकई काम कर रहे हैं या नहीं। रैंडमली आपकी कंप्यूटर की स्क्रीनशॉट्स को कैप्चर करता है और उसको अपलोड कर देता है क्लाइंट के पास। आपकी वर्क डायरी में, वर्क डायरी में वो सारी चीज़ें अपलोड हो रही होती हैं, जहाँ से आप उसको आपका जो क्लाइंट है वो उसको रिव्यू कर सकता है कि आपने क्या काम किया है या आपने क्या खोल के बैठे हुए थे। ऐसे नहीं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट टाइम जो है वो स्टार्ट कर दिया लॉग कर रहे हैं और आप कोई और काम कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट पे आप काम नहीं कर रहे, आप कुछ और देख रहे हैं। तो वो स्क्रीनशॉट्स भी लेता है और प्लस में आपके कितनी बार आप कीबोर्ड को पंच कर रहे हैं, कितनी बार आप माउस मूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिकॉर्ड करता है, उसको अपलोड कर रहा होता है आपके अपवर्क के प्रोफाइल पे भी। और जो आपका एम्प्लॉयर होगा जिसने आपको हायर किया है उसको भी आपकी वर्क डायरी में ये सारी चीजें नजर आ रही होती हैं। फिर वो उसको अप्रूव भी कर सकता है और डिसअप्रूव भी कर सकता है। और उसमें आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी देनी होती है कि आप जो टास्क कौन सा मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम कर रहे हैं और उस पर आप इस वक्त कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जिसका टाइम आपका कैलकुलेट हो रहा है। तो वो इन्फॉर्मेशन आप कोशिश करेंगे कि आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें कौन से टास्क पे आप काम कर रहे हैं। और अगर अपने वो टाइम टाइम ट्रैकिंग की ऐप चलाई हुई है, वो टाइम ट्रैक कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि क्योंकि वो रेंडमली आपकी स्क्रीनशॉट्स भी कैप्चर करेगा और रेंडमली आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर करके उसको अपलोड करेगा एज क्लाइंट के पास। आपको आपकी इन्फॉर्मेशन तो सारी जा रही होगी कि आप वाकई काम कर रहे हैं या नहीं, या अगर काम कर रहे हैं तो किस पे काम कर रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने ओपन किए हुए हैं, ब्राउजर में कौन कौन सी टैब्स आपने ओपन की हुई हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कैप्चर करता है और आपकी प्रोफाइल में उसको अपलोड करता है आवरली में। और उससे आपका फिर टाइम कैलकुलेट होता है और जैसे ही आपका टाइम कैलकुलेट शुरू हो जाता है, आपकी पेमेंट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो उस पर पर वीक आपका काम होता है, पर वीक वो लिमिट सेट करते हैं क्लाइंट के, एक वीक में आप कितने आवर्स का काम कर सकते हैं। और जैसे ही वो वीक कंप्लीट होता है तो वीक कंप्लीट होने के बाद वो पेमेंट एक दिन के लिए रिव्यू में रहती है क्लाइंट के पास। तो क्लाइंट उसको वेरीफाई करता है, चेक करता है कि आपने काम किया या नहीं किया, आपका काम जो उसने काम दिया था वो हुआ या नहीं हुआ या कितना परसेंट हुआ, वो फिर उसको अप्रूव करता है। और एक दिन के बाद वो फिर अपवर्क के पास रिव्यू में आ जाती है। वो फिर कुछ टाइम के बाद 5-6 दिन के बाद वो पेमेंट आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है। वो फिर मीन्स आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो या ना हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो या ना हो, हावर्ली में जैसे ही आपका वीक कंप्लीट होता है, जैसे ही वो आपकी लिमिट कंप्लीट होती है, वो पेमेंट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। हावर्ली में आपके पास पेमेंट का ये प्रोटेक्शन होता है। और फिक्स प्राइस में ये होता है कि आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो एक प्राइस मीन्स उसकी फिक्स्ड होती है। आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करके निगोशिएट करके कि आप कितने पेमेंट कितनी पैसे आप चार्ज करेंगे, वो आपसे दोनों आप एग्री करते हैं। फिर वो आपको एक ऑफर भेजता है, उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब उसमें ये होता है कि आप काम अपना काम करते हैं तो उसमें भी अपवर्क जो है आपको एक प्रोटेक्शन देता है फिक्स प्राइस में भी,
उसको माइलस्टोन स्क्रू पेमेंट स्क्रू सिस्टम कहते हैं, जिसमें वो आप अपवर्क क्या कहता है कि मीन्स क्लाइंट को कहते हैं कि वो आपको एक माइलस्टोन दे दे, मीन्स एक माइलस्टोन वो एक परचेज कर दे, उससे पेमेंट आपकी स्क्रू में आ जाती है, मीन्स आपके पास ट्रांसफर नहीं होती लेकिन अपवर्क के पास वो पेमेंट आ जाती है और आपको नजर आ जाता है कि क्लाइंट जो है ऑलरेडी पे कर चुका है। फिर आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, फिर आप काम अपना कंप्लीट करके और उसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद कुछ वक्त होता है क्लाइंट के पास उसको रिव्यू करने के लिए, कि अगर वो उसको रिव्यू करे, फॉर एग्जांपल 2 दिन का वक्त होता है, आपने वो माइलस्टोन सबमिट कर दिया तो 2 दिन के अंदर अंदर उसको रिव्यू करना होता है। अगर वो उसको रिव्यू करके अप्रूव कर देता है तो आपके पास पेमेंट आ जाएगी। अगर अप्रूव नहीं करता, कोई उसमें मीन्स आपको कहता है कि ये चेंज आपने सही नहीं किया, या इसको वो आप कोई फीडबैक देता है कि इसको आप दोबारा से करें, फिर आपको वो मीन्स कुछ चेंजेस बताएगा, वो फिर आप करके दोबारा सबमिट करते हैं। तो मीन्स उसके पास क्लाइंट के पास एक कुछ टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर उसको सारी चीजें करनी होती हैं। अगर नहीं करेगा वो टाइम कंप्लीट हो गया, टाइम कंप्लीट होने के बाद भी वो माइलस्टोन जो उसने पहले से पे कर दिया होगा वो आपके पास ट्रांसफर हो जाता है। तो फिक्स प्राइस में इस तरह से वो आपको पेमेंट का प्रोटेक्शन देते हैं कि, क्योंकि फिक्स प्राइस में क्या होता है कि जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं तो वो फिक्स प्राइस, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई आपको वेबसाइट बनानी है जिसमें बहुत ज़्यादा काम है और उसकी पेमेंट भी ज़्यादा है, फिर आप उसको फिक्स प्राइस में आपको क्लाइंट देना चाह रहा है, तो उसमें फिर दोनों के लिए मसला होता है। क्लाइंट भी सब समझता है कि अगर इतने बड़े अमाउंट का प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि आगे जो फ्रीलांसर है वो उसको कंप्लीट कर पाएगा नहीं करेगा, या फिर एज ए फ्रीलांसर हमें भी लगता है कि मैं इस पे काम तो स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट जो क्लाइंट है वो मुझे पेमेंट करेगा नहीं करेगा, कितनी पेमेंट करेगा, ये सारी चीज़ें फिर मीन्स थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इससे बचने के लिए फिर पेमेंट अपवर्क आपको एक सिस्टम देता है जिसको माइलस्टोन प्रोटेक्शन कहते हैं, कि आप उसको क्लाइंट को कहते हैं कि आप इसका माइलस्टोन क्रिएट करें, मीन्स अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में आप डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल 2 या 3 माइलस्टोन्स में आप उसको बनाएं। आप पहले माइलस्टोन का फर्स्ट एक माइलस्टोन सेट करें, फॉर एग्जांपल वेबसाइट के समझ लें कि आप एक पेज डिजाइन करें, उसका आप माइलस्टोन क्रिएट कर दें कि इसका आपको होम पेज डेवलप करना है। फिर उसकी आप कोई पेमेंट सेट कर दें, कोई भी एग्री करें दोनों, जिसमें आप फ्रीलांसर भी एग्री हो, जिसमें आपका क्लाइंट जो है वो भी एग्री करे, कोई एक पेमेंट आप सेट कर दें। तो वो फिर आप उस क्लाइंट को कहते हैं कि आप फर्स्ट माइलस्टोन जो है वो परचेज कर दें, मीन्स उसकी आप पेमेंट कर दें, तो फिर इस पे मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो माइलस्टोन जब परचेज कर देता है तो वो पेमेंट अपवर्क के पास आ जाती है, आपके पास ट्रांसफर नहीं होती लेकिन अपवर्क के पास आ जाती है। आपको नजर आ जाता है कि उसने पे कर दिया है, मीन्स आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में वो नजर आ जाता है कि फंडेड है ऑलरेडी, मीन्स क्लाइंट ने जो है वो फंड कर दिया है, पैसे दे दिए हैं, तो वो अपवर्क के पास महफूज रहते हैं। फिर आप अपना जो माइलस्टोन, उस माइलस्टोन में जो भी आपने टास्क सेट किया है वो आप टास्क कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद आप जाके अपने अकाउंट से उसको डिलीवर करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो माइलस्टोन सबमिट हो जाता है, फिर वो पेमेंट रिव्यू में आ जाती है। फिर क्लाइंट के पास कुछ टाइम होता है, फिर उस टाइम में वो उसको रिव्यू करे, उसको चेक करे, जो आपने काम सबमिट किया है उसको चेक करे, प्रॉपर्ली टेस्ट करे कि आपने सही किया है या नहीं। सही करने के बाद अगर उसको अप्रूव करेगा तो वो पेमेंट आपके पास ट्रांसफर हो जाएगी। अगर अप्रूव नहीं करता, आप कुछ चेंजेस कहते हैं कि चेंजेस करें, तो वो चेंजेस करके दोबारा आप सबमिट कर सकते हैं। तो मीन्स आप सब अपना माइलस्टोन आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद क्लाइंट के पास कुछ टाइम की लिमिटेशन होती है, उसी लिमिट के अंदर अंदर उसको वेरीफाई या अनवेरीफाई करना होता है। अनवेरीफाई अगर करेगा भी तो फिर आप दोबारा उसको चेंज करके फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर वो उसको अप्रूव करता है, अगर अप्रूव नहीं करता तो कुछ टाइम के बाद वो आपको पेमेंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो हावर्ली में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एक ये बेनिफिट होता है कि आप जैसे ही टाइम आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी पेमेंट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको हावर मींस जो आपको टाइम है वो आपको लॉग करना पड़ता है। आपको मींस फॉर एग्जांपल आपके पास एक वीक में आपको 40 आवर्स लॉग करने हैं, तो आपको 40 आवर्स कंप्यूटर पे वो अपवर्क का जो सॉफ्टवेयर है वो चला के आपको 40 आवर्स तक अपना टाइम जो है वो लॉग करना पड़ेगा, आपको सेट करना पड़ेगा अपना टाइम कि आपने क्या काम किया, आपको दिखाना पड़ेगा सारा कुछ। तो हावर्ली में आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, आप किसी और टाइम पे करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी और को देना चाह रहे हैं, आप खुद काम नहीं कर रहे हैं, किसी और से करा रहे हैं, लेकिन हावर्ली में आपको वो अगर आप कहीं से और से भी करा रहे हैं तो आपको टाइम जो है वो अपना लॉग करना पड़ेगा अपने अकाउंट के थ्रू, तभी आपको पेमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप इस टाइम आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें लेकिन आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपने टाइम लॉग नहीं किया तो आपको पेमेंट नहीं होगी।
उसमें एक इस तरह की मींस सिचुएशन में फिर आवरली कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑप्शन होता है मैन्युअल टाइम लॉग का, कि आप मैन्युअली मींस सॉफ्टवेयर के थ्रू टाइम लॉग नहीं करें, बल्कि मैन्युअली आप जाके अपने अकाउंट में लॉग कर दें कि मैंने 10 आवर्स काम कर दिया है। लेकिन मैन्युअली टाइम लॉग अगर आप करते हैं तो उसकी पेमेंट जो प्रोटेक्शन है वो ऑटोमेटिकली पेमेंट उसकी नहीं होती, वो फिर क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपका क्लाइंट उसको अप्रूव करता है, अगर आपको क्लाइंट समझता है, देखता है कि आपने वाकई काम किया है और आपने मैन्युअली 10 आवर्स लिख दिया है, तो अगर वो उसको अप्रूव करता है तो फिर आपको पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू टाइम लॉग करते हैं तो फिर वो उसको अप्रूव करे या नहीं करे, आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आ ही जाएगी। तो हावर्ली में सिर्फ हमारे पास ये नुकसान होता है कि आपको टाइम, जितना भी टाइम लिमिट है पर वीक की, उतना पूरा टाइम जब आपको लॉग करना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर पे बैठ के वो टाइम की जो एप्लीकेशन है वो चला के आपको टाइम लॉग करना होगा। आपको स्क्रीनशॉट्स वो खुद ही लेता रहेगा, खुद ही लेके अपलोड कर रहा होगा, लेकिन आपको वो एप्लीकेशन के थ्रू अपना पूरा उतना टाइम, जितनी लिमिट आपको मिली हुई है वो आपको देनी होगी, तभी जाके आपकी पेमेंट जो है वो वीक के एंड पे आपको मिलेगी। तो इस तक वो मीन्स डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का काम है। अगर कस्टमर सर्विस का काम है या टेक्निकल सपोर्ट का काम है जिसमें आपको पता नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है, तो फिर मीन्स आप काम, आप जानते तो हैं कि आपको मीन्स आप ये कर रहे हैं, किसी सर्वर पे आप काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, किसी सर्वर पे कोई एरर आ गया है उसको रिजॉल्व करना है, कोई वेबसाइट की फाइल्स हैं जो कि करप्ट हो गई हैं, आपको दोबारा से अपलोड करनी है या उसको दोबारा से अप करना है या स्कैनिंग करनी है फाइल्स की, इस तरह का कोई काम है जिसमें आपको पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, तो वहां पे फिर आपके हावर्ली जो प्रोजेक्ट्स, हावर्ली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फिर आपको बेनिफिट करते हैं कि आप क्लाइंट से बात कर लेते हैं कि आप हम हमारे साथ हावर्ली सेट करें, फिर देखते हैं जितना टाइम लगा हम उसको लॉग करेंगे, फिर जितना भी टाइम लगा उतने हिसाब से जितने हावर लगे उतना आपको पेमेंट करनी होगी। और फिक्स प्राइस में ये होता है कि फिर जो मीन्स सॉरी, फिक्स प्राइस में फिर आपके पास मीन्स ये बेनिफिट होता है कि आप अपनी मर्जी से, आपको मीन्स कंप्यूटर पे लॉग टाइम जो है वो लॉग करना नहीं होगा। फिर आप किसी और से अगर आप प्रोजेक्ट करवा रहे हैं या आपने आउटसोर्स कर दिया है किसी और को, या आपकी टीम है आपका किसी कोई और काम कर रहा है, या मीन्स आधे आधे आपने सेपरेट किया हुआ है, आधा काम कोई और कर रहा है आधा आप कर रहे हैं, तो इस तरह से आप फिक्स प्राइस में अपना काम कंप्लीट करके उसको दे सकते हैं। मीन्स आपके पास कोई लिमिट नहीं होती कि आपको इतना टाइम कंप्लीट ही करना है तभी जाके आपको उतनी पेमेंट मिलेगी। आपके पास 30 आवर्स की मीन्स लिमिट है, तो आप 30 आवर पूरे लॉग करेंगे तभी आपको 30 आवर्स की पेमेंट होगी। फिक्स प्राइस में फिर ये होता है कि आपने पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ मीन्स क्लाइंट के साथ बात करके आपने पेमेंट को सेट कर दी कि $40 का काम है, फिर अब वो आपकी मर्जी है कि आप 1 घंटे में करें 10 घंटे में करें, आपकी मर्जी है, आपको पेमेंट जो है वो $40 ही मिलेगी। लेकिन हावर्ली में ये होता है कि अगर आपने उसको सेट किया है कि 10 आवर्स में आप कंप्लीट करेंगे, तो आपको 10 आवर्स कंप्लीट करने ही होंगे, आपको लॉग करने ही होंगे, तभी आपको 10 आवर्स की पेमेंट मिलेगी हावर्ली पेमेंट प्रोटेक्शन के थ्रू। तो मीन्स आपको एग्री करना पड़ता है ऑथोराइज हावर्स के क्लाइंट के ऊपर, उसकी जो आपको वो ऑफर सेंड करेगा। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट को बिड करते हैं तो वो आपको ऑफर सेंड करेगा, उस ऑफर को जब आप अप्रूव करते हैं तो उस अप्रूव में वो जो क्लाइंट है वो लिमिट एक सेट करता है कि आप कितने आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। तो उतने ही आवर आपको लॉग करने होंगे, उससे ज़्यादा भी आप लॉग नहीं कर सकते और उससे कम भी नहीं कर सकते। अगर कम करेंगे तो आपको पेमेंट कम, जितने आवर्स आपने लॉग किए होंगे उतने ही आवर्स की आपको पेमेंट आएगी। तो जो आपकी लिमिट होगी उतनी ही लिमिट आप जब पर वीक पूरी करेंगे तभी आपको उतने आवर्स की पेमेंट आपके पास आएगी। और वो जो टाइम लॉग है वो अपवर्क की एक टीम ऐप है जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा था, वो आपको इंस्टॉल करके उसके थ्रू आपको वो अपने प्रोजेक्ट का टाइम जो है वो लॉग करना होगा, ट्रैक करना होगा, तभी जाके आपके अकाउंट पे वो आपका टाइम लॉग होगा। और जितने आवर्स आप काम करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे जिसकी आपको पेमेंट मिल जाती है, वो फिर आपके प्रोफाइल पे भी, अपवर्क के प्रोफाइल पे वो आवर्स आपके शो होना शुरू हो जाते हैं कि आपने कितने आवर्स काम किया है टोटली। मीन्स अपवर्क पे आपने कितने आवर्स काम किया है, 30 आवर्स, 30,000 आवर्स, 100 आवर्स। तो वो जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जब आप अप्लाई करते हैं या नेक्स्ट जो क्लाइंट आपको सर्च करते हैं, प्रोफाइल जब आपका व्यू करते हैं, तो उनको वो फिर नजर आता है कि आप पहले कितने आवर्स काम कर चुके हैं और कितने रेट पे आपने काम किया है। मीन्स $5 पर आवर पे काम किया है या $30 पर आवर पे काम किया है। तो ये सारी चीज़ें फिर क्लाइंट्स को नजर आती हैं, ये फिर आपके प्रोफाइल पे ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये नजर आना शुरू हो जाती हैं जब आपके कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो जब आप आवरली पे जब आप अपना टाइम लॉग करते हैं तो उस पर आप डिस्क्रिप्शन
जैसे ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन टाइम लॉग के लिए, टाइम ट्रैक करने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि आप अभी कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से फिर जो आपकी स्क्रीनशॉट्स और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टाइम लॉग करता है, उसको फिर अपलोड करता है, तो उसके साथ वो डिस्क्रिप्शन भी अपलोड होती है क्लाइंट के पास, कि ताकि नजर आए कि आपने क्या काम कर रहे थे, और वो क्लाइंट भी देख सके कि आपने कौन सा टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं और उस वक्त आपने कितना टाइम आपने लॉग किया है। और फिक्स प्राइस में भी आपको पेमेंट प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया, माइलस्टोन पेमेंट सिस्टम उसको कहते हैं। उसमें फिर आप अपने प्रोजेक्ट क्लाइंट के साथ आप एग्री करते हैं डिफरेंट माइलस्टोन्स पे, कि आप डिफरेंट इसके छोटे छोटे मींस चंक्स बना देते हैं, छोटे छोटे टास्क बना देते हैं माइलस्टोन्स के। और फिर आप फर्स्ट माइलस्टोन परचेज करें, उसमें हम ये करेंगे, फिर आप सेकंड माइलस्टोन परचेज करें, उसके बाद हम सेकंड माइलस्टोन पे काम स्टार्ट करेंगे। इस तरह आप अपनी पेमेंट को सिक्योर कर सकते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में भी। तो आप फिक्स प्राइस में आपके पास ये होता है कि आप मीन्स वो जरूरी नहीं है कि आपका जो क्लाइंट है वो माइलस्टोन परचेज कर दे और उसके बाद आप काम स्टार्ट करें। कहीं कहीं पे ऐसे भी होता है कि आपका फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में मीन्स ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि वो पहले पेमेंट करे उसके बाद आप काम अपना स्टार्ट करें। तो वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह करता है। तो आप उसको उनको फोर्स कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपने ये माइलस्टोन में आपको भेज रहा हूँ, आप इसको फंडेड कर दें, इसको आप परचेज कर दें, तो उसके बाद मैं इस पे काम स्टार्ट करूंगा। क्योंकि इससे फिर पेमेंट प्रोटेक्टेड हो जाती है दोनों के लिए, क्लाइंट के लिए भी और आपके लिए भी। वो पेमेंट जो है आपकी अपवर्क के पास स्क्रू में आ जाती है, मीन्स सिक्योर हो जाती है। क्लाइंट से वो पैसे ले लेते हैं और अपवर्क के पास अपवर्क अपने पास रख देता है, और आपके पास कुछ टाइम लिमिट होती है, उस टाइम के अंदर अंदर आप उसमें अपने माइलस्टोन कंप्लीट करें। फिर क्लाइंट के पास भी वो टाइम होता है कि उस कुछ टाइम के अंदर अंदर उसको वो अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे। अगर अप्रूव नहीं करता, अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपका रिप्लाई नहीं कर रहा, या आपके पास एक माइलस्टोन उसने परचेस कर दिया है, आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया, आपका क्लाइंट जो है आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, या आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहा या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो अपवर्क आपको ये प्रोटेक्शन देता है कि आपने माइलस्टोन सबमिट कर दिया, तो आपके पास कुछ लिमिट होती है 1 वीक की या 2 वीक की। 2 वीक के अंदर अंदर अगर क्लाइंट ने रिप्लाई किया तो ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं भी किया तो आपका माइलस्टोन जो होगा कंप्लीट काउंट होगा, और उसकी जितनी भी पेमेंट क्लाइंट ने की होगी वो आपके पास ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरह वो आपको फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में भी पेमेंट में प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। तो आप जब भी कोई फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करें तो आप उसमें इन चीज़ों को जरूर पढ़ लिया करें कि आप जब अप्लाई करते हैं, जब आप फिक्स प्राइस के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो अप्लाई करते वक्त आपके पास फॉर्म हो जाता है जिसमें आप माइलस्टोन सेट कर सकते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप कितने माइलस्टोन रख रहे हैं, हर माइलस्टोन की कितनी प्राइस रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं, फिर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके, और उसको आप बोल सकते हैं कि आप फर्स्ट माइलस्टोन फिलहाल परचेज करें, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर आप फर्स्ट माइलस्टोन को अप्रूव करें और सेकंड माइलस्टोन को परचेज करें, फिर मैं सेकंड जो टास्क है उस पे अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो किसी भी तरह का आप कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे स्टार्ट करें अपने क्लाइंट के साथ, तो कुछ चीज़ों को आप जहन में रखें कि जो फाइनल पेमेंट है वो आप दोनों उसी चीज़ पे एग्री करें। मीन्स ऐसे नहीं हो कि आप कुछ और पेमेंट बोलें और वो आप मीन्स सही आपने समझी ना हो, या क्लाइंट उस पर एग्री ना करे और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर दें। तो जब भी आपके पास वो क्लाइंट आपको कोई ऑफर भेजेगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो एक कॉन्ट्रैक्ट आईडी बनती है, एक कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में एक साइन होता है, समझ लें इसे इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में डेवलप होता है, उसकी एक कॉन्ट्रैक्ट आईडी होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं तभी आप उसकी फिर मींस जो चीज़ें वो आपको दे रहा है या जो पेमेंट है उन सब के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं। फिर अगर वो डिनाई कर देता है, पेमेंट नहीं देता आपको, तो आप फिर अपवर्क की जो सपोर्ट टीम है उनके साथ कांटेक्ट करके उनको बता सकते हैं कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट आईडी है और उस पर मैं ये चीज़ें करना चाह रहा हूँ और मुझे क्लाइंट जो है वो पेमेंट नहीं कर रहा या मैंने काम कंप्लीट कर दिया है। फिर आप अपना जो प्रूफ है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह उनको दिखा के उससे कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक मीन्स जैसे ही आपको एग्री करते हैं किस चीज़ पे या आपको वो ऑफर देता है, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल जो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, आपका क्लाइंट जो है वो भी कैंसिल कर सकता है, लेकिन दोनों की आपकी मीन्स रजामंदी से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो सकता है। जब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वो क्लाइंट जो है वो कैंसिल करेगा, फिर तब भी आपके पास भी मीन्स एक रिक्वेस्ट आएगी कि आप उसको अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं, आप कैंसिल करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो जब सारी चीज़ें मीन्स पेमेंट वगैरह क्लियर हो जाएं, आप डिलीवरी कर दें फाइल्स की, आपको पेमेंट पूरी मिल जाए, उसके बाद ही आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एंड करा करें।
उससे पहले आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी एंड नहीं करें, क्योंकि आप जब आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट आपने एंड कर दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड हो गया, तो उसके बाद आप अपनी जब सपोर्ट के पास जाएंगे, किसी इशू में कोई डिस्प्यूट होता है या कोई मसला होता है, जब आप सपोर्ट के पास जाके उनको कंप्लेन करेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट आपने एंड कर दिया है, अब हम उसको नहीं मीन्स बाउंड कर सकते। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं तभी वो आपके जो आपका क्लाइंट है उसको बाउंड कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि ये मसला है, ये आप दोनों बैठ के इसको हल करें। और जब भी आप अप्लाई करें किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो आप ये चेक कर लिया करें कि जो आपका क्लाइंट है उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं, क्योंकि आप पर जैसे आपका प्रोफाइल वेरीफाइड कर रहा है, ऐसी इसी तरह क्लाइंट का भी पेमेंट मेथड वेरीफाइड करता है कि उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होगा, जाहिर है तभी वो आपको पेमेंट कर रहा होगा। क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे होते हैं, हम भी देखते हैं अप्लाई करते वक्त कि काफ़ी पुराने अकाउंट बने हुए होते हैं लेकिन उनकी पेमेंट मेथड क्लाइंट का वेरीफाइड नहीं होता। तो जब भी आप अप्लाई करें, देखें कि अगर क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है तो आप उस पर अप्लाई नहीं करें। आप उनको बोलें कि भाई आपका पेमेंट मेथड ही वेरीफाइड नहीं है, आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो आप उनसे पूछ लिया करें, कहीं कहीं पे ऐसे होता है कि क्लाइंट ने जल्दी जल्दी में नया अकाउंट बनाया होता है, वो फिर कह रहे होते हैं कि अभी मेरा अकाउंट वेरीफाइड नहीं हो रहा लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगा। तो आप उनको कह सकते हैं कि जब वेरीफाइड हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करेंगे, या आप पहले वेरीफाइड कर लें उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ें जहन में रखनी होती हैं। और दूसरा ये होता है कि जब भी आप अपना काम कंप्लीट करें उसको आप अपवर्क के प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपवर्क की एक मैसेजिंग ऐप है और उसका इनबॉक्स है जहाँ पे आप क्लाइंट को मैसेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ से ही आप अपना काम जो है वो उसको सेंड करें। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली उसको ईमेल कर दें या गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसको दे दें, तो वो फिर आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते। आप जब अपवर्क के कोई भी डिस्प्यूट होता है, किसी भी डिस्प्यूट की सूरत में जब आप दिखाएंगे अपवर्क की टीम को या अपवर्क का जो सपोर्ट सिस्टम है उनको जब आप बताएंगे, तो वो आपको यही कहेंगे कि आपने अपवर्क के बाहर से क्यों डिलीवर किया, आपको अपवर्क के थ्रू ही डिलीवर करना चाहिए था, ताकि हम यहाँ से देख पाते अपने अपवर्क के रिकॉर्ड में ये चीज़ें होती कि आपने वाकई फाइल्स जो है वो डिलीवर कर दी हैं। और फिर क्लाइंट आपके साथ कोई भी इशू कर रहा है या जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी काम करें वो आप अपवर्क के अंदर रहकर ही करें। क्योंकि कुछ क्लाइंट जैसे होते हैं वो फिर बोलते हैं कि आप डायरेक्ट आप हमसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें या आप हमें स्काइप के थ्रू कांटेक्ट करें, या अपवर्क हमसे 20% फीस ले रहा है, हम आपको डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरह के कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि बोलते हैं। तो आप अभी क्योंकि हमारा नया नया अकाउंट है, नई नई चीज़ें हैं, आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं, तो आप उनको बोलेंगे कि नहीं हम अपवर्क के बाहर काम नहीं कर सकते, अपवर्क के थ्रू ही हम करेंगे। और ये अपवर्क की पॉलिसीज के खिलाफ भी है। फिर अगर आप उनको बोलते हैं क्लाइंट को, अगर अपवर्क ने देख लिया कि आप उसको मैसेजेस में कह रहे हैं कि ईमेल करें या स्काइप का नंबर दे रहे हैं या स्काइप आईडी दे रहे हैं या व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इस तरह आप अपना पर्सनल कोई भी चीज़ अगर आप उनसे शेयर कर रहे हैं, तो वो फिर अपवर्क आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं कि आप उनको अपने क्लाइंट को कह रहे हैं कि अपवर्क के बाहर आपसे काम करें। या दूसरी वेबसाइट्स का आप अगर आप नाम देते हैं, फाइवर का या किसी और वेबसाइट का, तब भी अपवर्क आपके अकाउंट के खिलाफ जो है वो मीन्स रूल्स अप्लाई करता है और फिर आपके अकाउंट को वो ब्लॉक कर देते हैं। तो फिक्स और हावर्ली में से दोनों में से बेस्ट कौन सा है ये देखने के लिए, वैसे तो जैसे हमें पता चल रहा है कि हावर्ली जो है वो बेस्ट है, क्योंकि हावर्ली में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं भी होता, आपका जो काम है जॉब को कंप्लीट नहीं भी होती, फिर भी आपको पेमेंट हो जाती है, क्योंकि आपका टाइम लॉग जैसे ही स्टार्ट हो जाता है आपकी पेमेंट जनरेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन हावर्ली में फिर आपके पास ये मसला है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हावर्ली मीन्स 40 आवर्स पर वीक आपको लॉग करने हैं, तो आपको 40 आवर्स ही जब तक आप लॉग नहीं करेंगे तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन फिक्स में आपके पास ये है कि आपको फॉर एग्जांपल आपने फिक्स प्राइस में उसके साथ आपने सेट कर दिया, $300 का काम है, आपने उसको एक क्लाइंट के साथ एग्री कर दिया कि $300 में मैं कर दूंगा। फिर वो आपकी मर्जी है, आप 1 आवर में करें, 10 आवर्स में करें, 40 आवर्स में करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में करते हैं, कहीं और से कराते हैं, किस वक्त करते हैं, आपको लॉग करने की जरूरत नहीं है, आप खुद करते हैं, कोई और करता है। तो ये चीजें मीन्स फिक्स फिक्स में फिर आपके पास ये बेनिफिट होता है कि आप कितनी भी देर में कर दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हावर्ली में फिर ये होता है कि आपको जितना जितना हावर आप लॉग करेंगे उतनी ही आपको पेमेंट जो है वो मिलेगी। अगर आप लॉग नहीं करेंगे प्रॉपरली तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो अगर आप आवरली जॉब करते हैं तो आपको वो मीन्स जितना टाइम आप लॉग करेंगे उतनी ही आपको पेमेंट मिलेगी, और उतना पूरा आपको टाइम जितनी लिमिट आपको मिली हुई है पूरी पेमेंट गेट करने के लिए आपको पूरी वही लिमिट पर वीक में आपको कंप्लीट करनी होगी, तभी आपके पास वो पेमेंट आएगी।
और फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपर्ट हैं और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, जैसे आवरली में आपके पास फॉर एग्जांपल एक आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जिसमें आपके 40 आवर्स आपकी लिमिट है, 40 आवर्स पर वीक आप कर रहे हैं, तो 8 आवर्स आपके डेली बनते हैं, डेली 8 आवर्स आपको लॉग करने हैं। तो अगर आप 8 आवर्स डेली लॉग करेंगे तो उसके अलावा एक उस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको दूसरा कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है कहीं और से या अपवर्क से ही, तो आप एक ही प्रोजेक्ट में आप फंसे रहेंगे, दूसरे पे आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पूरा टाइम जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में देना होगा। तभी आप जब आप पूरा टाइम उधर लॉग करेंगे तभी आपको उसकी पेमेंट मिलेगी। लेकिन फिक्स प्राइस में, ये फिक्स जो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ये होता है कि आपको जितने मर्जी आप प्रोजेक्ट ले लें, आप ले सकते हैं, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइम अपना कैसे मैनेज करते हैं, पहले कौन से प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, फिर दूसरा प्रोजेक्ट आप खुद करते हैं या किसी और से करवा लेते हैं, या उसके बाद भी आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मीन्स आपका टाइम आपके पास वो रहता है कि आप दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन हावर्ली में ये होता है कि आपको पूरा टाइम क्योंकि लॉग करना होगा, तो फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट्स पे आप काम टाइम अपना जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये नेचर ऑफ जॉब पे भी डिपेंड करता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई कस्टमर सपोर्ट की काम कर रहे हैं या किसी मींस सर्वर पे आप काम कर रहे हैं या किसी सर्वर के मींस कोई इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें आपको टाइम का नहीं पता, कि आपको नहीं पता कि कितने एफर्ट उसमें लगेंगे, आपको टाइम के हिसाब से ही आपको पेमेंट चाहिए, तो वहाँ पे फिर हम जो है हावर्ली के हिसाब से सेट करते हैं। उनको बोलते हैं कि हमें हावर्ली पे आप दे दें और पर आवर हम इतना चार्ज करेंगे, फिर जितने भी हावर लगे उस टास्क को कंप्लीट करने में। या फिर आप अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसी ऐप डेवलपमेंट का है या वेबसाइट डेवलपमेंट का है, तो उसको आप फिक्स अमाउंट में सेट कर सकते हैं कि उसको आप फिक्स कोई प्राइस दे दें और टाइम लिमिट आप उनसे ले लें कि 1 वीक के अंदर में कर दूंगा या 2 वीक्स के अंदर में कर दूंगा। वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। तो फिक्स जब आप हावर्ली जॉब करते हैं तो आपको ये जहन में रखना होगा कि आपके जो क्लाइंट है उसकी पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए, क्योंकि उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होगा तभी उसका, जब आप आवर लॉग करेंगे तो आपकी जो पेमेंट जनरेट होगी वो क्लाइंट को ही चार्ज करेंगे। तो अगर उसका वेरीफाइड होगा तभी उससे पेमेंट जो है वो चार्ज होगी, अदरवाइज वो चार्ज नहीं होगी। और फिक्स प्राइस में जब आप करते हैं तो फिक्स प्राइस में आप माइलस्टोन सेट करें, और माइलस्टोन सेट करके जब आप काम स्टार्ट करें तो आप देखें कि उसने माइलस्टोन परचेज कर दिया है, आपके पास वो नज़र आ रहा होगा कि फंडेड है या नहीं। अगर फंडेड है, पेमेंट स्क्रू में आ गई है, तो फिर आप उस पर काम स्टार्ट करें और फिर एक माइलस्टोन को कंप्लीट करें करके फिर दूसरा माइलस्टोन सेट करें। फिर उसको देखें कि उसने उसने आपके क्लाइंट ने उसको परचेज कर दिया है, फिर आप उस पर काम स्टार्ट करें। इस तरह आप फिक्स प्राइस में भी अपनी पेमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन हो इन चीज़ों के बारे में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और आप अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, आप अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाएं सब, और फिर अपने जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके हिसाब से आपको फ्री में जो कनेक्ट्स मिलेंगे उसके थ्रू फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आपको किस तरह बिड करना है, किस तरह प्रपोजल लिखना है, कौन से प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आप अकाउंट बनाएं और जो जो स्किल्स आपके पास अभी अवेलेबल हैं उनके हिसाब से आप अप्लाई करना शुरू करें। और उसको G50 कनेक्ट्स मिलते हैं, शुरू में 50 मिलते हैं या 60 मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं। और तो उसके हिसाब से आप फिर अकाउंट बना के उनको अप्लाई करना शुरू करें, और जैसे जैसे आस्ते आस्ते आगे हम दूसरे स्किल सीखने तक सीखते जाएंगे उसके हिसाब से आपका प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। जी वालेकुम सलाम, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, बताएं। सर ये क्लाइंट का पेमेंट पेमेंट जो मेथड है वो कैसे चेक करेंगे, तो मतलब कि कैसे वेरीफाइड है या नहीं? जी वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप अपवर्क पे जब जाएंगे तो अपवर्क पे अकाउंट बना के जब आप अपवर्क के होम पेज पे जाएंगे जहाँ पे फाइंड वर्क का एक टैब होता है उस पर आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नजर आएंगे। तो किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे उस प्रोजेक्ट का जो भी टास्क होगा उसका जो डिटेल का पेज आ जाएगा, उसके साइड में फिर उसकी जिसने वो पोस्ट किया है उस क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि इस क्लाइंट का नाम क्या है, क्लाइंट कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, वहाँ का टाइम जोन क्या है और उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है। वहाँ पे नजर आ रहा होता है कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड है और ये कब से मेंबर है, कितनी देर हो गई है इस अकाउंट को। ये सारी चीजें आपको जो प्रोजेक्ट जिस पे आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपको नजर आ रही होती है। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें, बिड करें, उस पर क्लिक करें, तो उसको प्रॉपरली पूरा ऊपर से नीचे तक सारा पढ़ लिया करें कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, कितने प्रपोजल हो चुके हैं, कितने लोग इस पे पहले से अप्लाई कर चुके हैं, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं।
फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट पे आप बिड करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई करते हैं, तो उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये जॉब जिस पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं ये कब पोस्ट हुई है। फॉर एग्जांपल अगर उसको 3-4 दिन गुजर चुके हैं और उसको 60-70-80 या 100 लोग पहले से अप्लाई कर चुके हैं, तो अब उस पर अप्लाई करने का फायदा है नहीं। वो जाहिर है पहले से इतने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, हो सकता है क्लाइंट ने उनके साथ रब्ता कर दिया हो, किसी को असाइन कर दिया हो, तो उसमें फिर मीन्स चांसेस नहीं है कि वो प्रोजेक्ट आपको मिले, तो उसको हम स्किप कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट जॉब के लिए देखेंगे। तो आप कोशिश करें कि उसी पोस्ट पे आप अप्लाई करें जो मीन्स न्यू हो, अभी अभी किसी ने पोस्ट की हो, कम लोगों ने उस पर अप्लाई किया हो, क्लाइंट का जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड होना चाहिए, और मीन्स जो क्लाइंट है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। क्लाइंट की आप उस पर क्लाइंट पर क्लिक करके क्लाइंट का प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं कि उसने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, पहले उसका रिव्यूज प्रोफाइल, उसने कौन कौन से फ्रीलांसर्स ने उसको रिव्यू किया हुआ है, कितना रिव्यू किया हुआ है, कितने उसके रिव्यूज हैं, कितने डॉलर्स वो पहले से दे चुका है। सर मेरे पास एक सवाल है सर। जी सर इस तरह सर मां त का बि स्किल न सिखियो आहे, तो सर मां जेको आहे पंहिंजो अगरि अपवर्क ते अकाउंट बि ठाहियां थो जी त सर उहो अप्रूव कीअं थींदो विदाउट एनी स्किल्स? अप्रूव थी वेंदो। तव्हां अकाउंट पहिरीं क्रिएट कयो, अकाउंट क्रिएट कयो, उन खां पोइ प्रोफाइल खे कंप्लीट कयो 100%, जेके जेके शयूं घुरनि था सभु पंहिंजी पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्किल जी इंफॉर्मेशन सभु हुन में विझो, तव्हांजो अप्रूव थी वेंदो। आहिस्ता आहिस्ता जीअं तव्हां वधीक स्किल जेके सिखंदो ऐं उहे तव्हां हुन में एड कंदा वेंदो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक जी यू। जी पहिरीं तव्हां अकाउंट क्रिएट कयो, प्रोफाइल खे कंप्लीट कयो, ऐं प्रोफाइल कंप्लीट करण खां पोइ तव्हांखे हुनमें जेके जॉब्स आहिनि, जेके उते टास्क या जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि उहे तव्हांखे नज़र ईंदा, उनमें तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त कहिड़ो स्किल वधीक ज़रूरी आहे, कंहिं स्किल खे सिखणु खपे, कहिड़े टाइप जूं जॉब्स वधीक थियूं अचनि, पोइ उन मां ई तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो ऐं उहो ई तव्हां सिखी करे ऐं पोइ उन्हनि जे लाइ अप्लाई करे सघो था। सर जी सर हमें एक फ्री हम ट्रायल जब यूज कर रहे होते हैं तब हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है 5 या 6 कनेक्ट का, तो हम बिड करते हैं वो प्रोजेक्ट, ठीक है ना सर। उसके उसके बाद हमें जो है प्रोजेक्ट वो नहीं असाइन करता जो है क्लाइंट, फिर हमारे जो कनेक्ट्स होते हैं वो यूटिलाइज होंगे या वो सेव होंगे हमारे पास? नहीं, वो डिपेंड करता है कि जो प्रोजेक्ट है आपका, वो क्लाइंट जब प्रोजेक्ट क्रिएट करता है तो वहाँ पे वो कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं उन्होंने प्रोजेक्ट बना दिया, वो लिख देते हैं कि 6 कनेक्ट्स लगेंगे इस पे अप्लाई होने में, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग उस पर अप्लाई करते हैं, तो कुछ क्लाइंट होते हैं वो किसी एक फ्रीलांसर को चूज कर देते हैं, फिर वो अपने जो उन्होंने जॉब पोस्ट की थी उसको वो नहीं छेड़ते, उसको कैंसिल नहीं करते या उसको चेंज नहीं करते। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपने जो उसके प्रपोजल भेजा है, पर आपके प्रपोजल अगर उनको पसंद नहीं आता तो उसको वो डिक्लाइन कर देते हैं, आपके प्रपोजल को डिलीट कर देते हैं। अगर आपके प्रपोजल को वो डिक्लाइन करते हैं तो फिर आपके पास वो कनेक्ट्स जो है वो वापस आ जाते हैं। अगर वो डिक्लाइन नहीं करते, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर आपके वो कनेक्ट्स जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, तो वो दोबारा से उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करें, क्योंकि आपको फ्री के ये जो कनेक्ट्स जो हैं वो शुरू में आपको फ्री में मिलते हैं, बाद में आपको बाय करने होंगे। तो आप कोशिश करें जब आप प्रोजेक्ट्स पे बिड करें तो आप ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड करें जिस पे आपके कनेक्ट्स जो हैं वो कम से कम यूज़ हों। अगर किसी प्रोजेक्ट पे 6 कनेक्ट यूज़ हो रहे हैं और किसी एक दूसरे प्रोजेक्ट पे 1 कनेक्ट यूज़ हो रहा है, तो आप कोशिश करेंगे आप 1 वाले पे ज़्यादा अप्लाई करें, 6 वाले पे नहीं करें, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि वो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपके 6 कनेक्ट्स ऐसे ही ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको यकीन है कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल रहा है और मीन्स आपको पता है कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, आपने प्रपोजल में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं, आपने क्लाइंट को यकीन दिला दिया है कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मैं कर दूंगा, आपको पता है कि आपने ऐसी चीज़ें लिखी हैं, क्लाइंट आपको ज़रूर कॉन्टेक्ट करेगा, तो फिर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको चांसेस लग रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा, तो फिर आप 6 वाले पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल उस पर किसी ने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको ही आता है, कोई और नहीं कर सकता, और आपने प्रपोजल में वो चीज़ें मेंशन की हुई हैं, क्लाइंट को आपने बताया हुआ है कि हाँ मैं कर दूंगा इसको, मैं कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि इसमें चांसेस हैं, तो आप फिर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। वरना फिर अगर आप ऐसे ही मीन्स किसी प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 6 वाले पे जिस पे ज़्यादा कनेक्ट यूज़ हो रहे हैं उस पर आप कोशिश करें कि अप्लाई शुरू में ना करें, आप वैसे पे करें जिस पे आपके कनेक्ट कम यूज़ हों। सही है, तो आप इस पे अकाउंट बनाएं। अपवर्क के बारे में जो भी क्यूरीज होंगी कल हम उसी को ही देखेंगे, सिर्फ आपके पास जो भी क्वेश्चंस होते हैं
जो जो चीज़ें आपके पास, जो भी क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीन शॉट्स या जो भी मैसेजेस हैं वो फिर आप इधर दिखाइएगा, उसी को ही हम कर डिस्कस करेंगे। जो जो अपवर्क के बारे में आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्यूरीज होंगे, उनको पहले देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी जी। सर क्या बिगिनर्स को डायरेक्टली अपवर्क पे काम नहीं करना चाहिए, उसको पहले फाइवर पे काम करना चाहिए? जी नहीं, आप अपवर्क पे भी ट्राई कर सकते हैं बिगनर से भी। जैसे मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैंने अपवर्क से ही काम स्टार्ट किया था, फाइवर तो उसके बाद में आया। तो आप दोनों पे ट्राई करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिगनर को अपवर्क पे काम नहीं मिल सकता, अपवर्क पे भी बिगनर को भी काम मिल सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कोई अर्जेंट कोई ऐसा टास्क होता है, छोटे छोटे टास्क भी अपवर्क पे आपको मैं दिखाऊंगा। आपको प्रोजेक्ट नजर आते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टास्क होते हैं, कोई सीएसएस का छोटा सा कलर चेंज करना होता है, किसी वेबसाइट में लोगो चेंज करना होता है, तो इस तरह के छोटे छोटे टास्क भी आ रहे होते हैं, लोग पोस्ट करते हैं। तो उसमें फिर क्लाइंट ये नहीं देखता कि आप बिगनर हैं या आपको, क्योंकि वो छोटा सा टास्क होता है, उसको वो अपना टास्क करवाना होता है, तो वो ये नहीं देखता कि आप बिगनर हैं या आपका एक्सपीरियंस कितना है या आपका प्रोफाइल कितना बिल्ड है। तो वो आपको ही जल्दी में, क्योंकि उसको अर्जेंसी में वो काम कराना होता है, तो वो न्यू यूजर्स को भी दे देता है। और फिर न्यू यूजर जो है वो एक्सपीरियंस से जाहिर है कम चार्ज करेंगे। तो अगर क्लाइंट अपने पैसे बचाना चाह रहा होता है, तो वो वहाँ पे भी देखता है कि वो थोड़ा सा आपसे इंटरव्यू करेगा, आपसे पूछेगा कि वाकई आपको काम आता है या नहीं, आप बिगनर तो हैं लेकिन आपको वाकई जो आप कह रहे हैं आप कर पाएंगे या नहीं, आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेगा। अगर आप उसको सेटिस्फाई कर देंगे तो वो आपको न्यू को भी असाइन कर देगा। जी सर, मैंने कल वीडियो देखी थी तो उसमें यही बता रहे थे कि आप डायरेक्टली अपवर्क पे काम नहीं कर सकते, फर्स्ट आप जाके फाइवर पे काम करें। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप दोनों पे ट्राई करें, दोनों पे चांसेस हैं, दोनों पे मिल सकता है। लेकिन सर फिर उसमें ये शो है अकाउंट में कि आप अपनी स्किल्स शो करें, लेकिन स्किल्स मेरे पास नहीं है। जी स्किल्स, तो पोर्टफोलियो में हम क्या 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 लिख सकते हैं? जी स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो जाहिर है वो पहले हमें स्किल सीखनी पड़ेगी, लेकिन अकाउंट में आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप अकाउंट बना दें, और अकाउंट बनाने के साथ हम आहिस्ते आहिस्ते स्किल्स, अभी जैसे ये फ्रीलांसिंग फंडामेंटल्स हम पूरा करेंगे, तो उसके बाद हम टेक्निकल अपनी जो डोमेन है वेब डेवलपमेंट की उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें HTML CSS PHP और ये बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि वेब डेवलपमेंट में यूज होते हैं, जो कि ज़्यादातर इन वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। इनकी जॉब्स सबसे ज़्यादा PHP की, HTML की, CSS की, वर्डप्रेस की, इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इन दोनों वेबसाइट्स पे, और इसके अलावा जो भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं उन सब पे। तो ये स्किल्स हम इधर सीखेंगे। तो फिलहाल मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपना अकाउंट अभी से बना दें, क्योंकि हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम है। 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम इधर रोज़ हमारी क्लास है, तो जो भी आपके पास जो क्वेश्चन आता है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप फिर यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हम डिस्कस करके दूसरे लोगों से, स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। तो आपका जो भी इशू होता है तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। स्किल आप आहिस्ते आहिस्ते सीखते जाएंगे। आप खुद से कोशिश करें, कुछ जैसे आप अकाउंट बनाएंगे तभी आपको उधर पता चलेगा ना कि कौन से स्किल की जॉब ज्यादा है, कौन से स्किल की जॉब ज्यादा पोस्ट हो रही है, कौन से स्किल पे मुझे काम करना चाहिए, कौन सा स्किल है जो कि आपको समझ में आ रहा है। तो उस स्किल पे फिर हम फोकस करेंगे, और उसी को कंटिन्यू करके आप अपना काम जो है उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, मैंने अकाउंट बनाया हुआ है फाइवर पे भी और अपवर्क पे भी। जी ठीक है। तो आप फाइवर पे फिलहाल, आप फाइवर, क्योंकि फाइवर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम अपवर्क पे काम कर रहे हैं, इसके बाद हम फाइवर को डिस्कस करेंगे। तो फाइवर भी फ्री में आपको शुरू में 7 गिग्स देता है कि आप 7 गिग्स जो है वो बना सकते हैं। तो अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो कोई भी आप स्किल्स इंटरनेट से देख के, कोई मीन्स कंटेंट राइटिंग का या ट्रांसलेशन का या वॉइस ओवर का या इस तरह के छोटे छोटे स्किल्स की आप गिग्स फिलहाल बना के उधर रख दें। फिर आप जैसे ही टेक्निकल स्किल सीखते हैं तो फिर आप अपनी गिग्स उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। हेलो सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। सर जैसे कि अभी मैं अपवर्क पे देख रहा था प्रोजेक्ट्स वगैरह, जी तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि हम तो अभी जाहिर सी बात है कि लर्निंग स्किल्स अभी हम अपने आई नहीं है। जी अभी हम ऐसे समझ लर्नर ही हैं। जी तो एक चीज़ मैंने देखी, जो चीज़ मैं कर सकता था मीन्स डाटा एंट्री के हवाले से, डाटा वेरिफिकेशन या ईमेल स्क्रैपिंग वगैरह, ये चीज़ें जी जो मुझे स्किल्स आती हैं। अब मैं हूँ यहाँ पर फ्रेशर, तो उस चीज़ को क्लाइंट से मैं कैसे उस चीज़ को करूँ कि भाई मैं एक लर्निंग या फ्रेशर हूँ, तो आप उसको कैसे अट्रैक्ट करूँ उस हिसाब से?
नहीं, प्रोफाइल बनाते वक्त तो आपको ये नहीं बताना कि आप फ्रेशर मींस आप प्रोफाइल बनाएंगे, उसमें आपके पास जो स्किल सर अभी वो अवेलेबल है वो स्किल आप चूज करेंगे अपने मैं उसमें। लेकिन जब आप बिड जी करते जी हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, जी, जब आप बिड करते हैं किसी वो प्रोजेक्ट पे, ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो उस वक्त आपको अगर अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो फिर आपको उसको अपने प्रपोजल जब आप लिखते हैं तो उस प्रपोजल में आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसको आप बता रहे होते हैं चीजें, तो आप वहां पे आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करें कि ये हाँ मैं काम कर सकता हूँ, ये मैंने पहले किया हुआ है, या ये स्किल मुझे आता है, या थोड़ा सा आप उसके बाद टेक्निकल डिटेल्स थोड़ी सी लिखें कि ये इस तरह होगा, ये मुझे पता है, ये मैंने पहले किया हुआ था, ये इसमें ये इशू है। इस तरह थोड़ा सा उसको आप ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करें, जैसे उसको यकीन उसको लगे कि वाकई आपके पास आपको काम आता है और आप ये करना चाह रहे हैं, तो वो फिर आपको मैसेज करेगा और आप आपके साथ मीन्स वो आपका चांस होता है कि वो आपको प्रोजेक्ट वो साइन करे। अच्छा चलिए जी ठीक है सर, जी, थैंक यू थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू। इसको यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी आपके जो दूसरों के क्वेश्चंस हैं और अपवर्क पे आप अकाउंट बनाएं आप सब, और जो भी क्यूरीज, जो भी उसके बारे में इश्यूज आते हैं, जो भी आपके पास मैसेज आता है, जैसे अभी कुछ चैट में कुछ स्टूडेंट ने लिखे हैं, तो इन सबको फिर हम कल डिस्कस करेंगे, अभी क्योंकि टाइम एंड हो रहा है, तो इन चीज़ों को फिर हम कल डिस्कस करेंगे अपवर्क के बारे में, जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी आपकी क्यूरीज हैं। सर एक और सवाल है सर मेरा। जी जी, सर और ही रेट सर क्या रखना चाहिए सर? अभी आप बिगनर हैं, न्यू हैं, तो फिर आप सब जो कम से कम है कोशिश करें सबसे कम आप वही रखें, $3 रखें या $5 रख दें, तो वो ठीक रहेगा फिलहाल। फिर आप आगे चल कर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर।